तो हुमायूं को ना बिहार का एक व्यक्ति अफगान था, शेरशाह, इसको दौरा के बहुत मार मारा था, बहुत दिन इसको भगा के रखा था, एकदम इतना ऐसा इसको पागल कर दिया था। इसको चौथा का युद्ध इसको मारते मारते कहाँ पहुँचा दिया था, आगरा तक। एक निजाम था, नाव पार कराया, इसको भाग के उधर चला गया। उसके बाद फिर ये लड़ने के लिए आया, फिर इसको उठा के पटक दिया और इसको कहाँ तक लेके चला गया, इसको इस बार सिंध भारत के बाहर खदेड़ के लेके चला। मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? पीडीएफ याद रखिएगा, PDF। देखिए यहाँ खाली है कुछ, तो P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, F फॉर फ्रांस, ये सबसे लास्ट में आया था। तो D और F के बीच में मेरा नाम लेंगे, क्या लगा दीजिएगा? E लगा दीजिएगा। E फॉर इंग्लैंड या अंग्रेज, याहिया बिन अहमद सिरहिंदी। इसका उत्तर आँख मूंद के मारिएगा। क्या मारिएगा? विलियम फिंच। देखिए मैं बार बोल रहा हूँ, आँख मूंद का मतलब क्या होता है? इन्हें क्या आँख बंद करके मारना है, मतलब इतना सरल है, सहज है कि आसानी से आप मार सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये इन्हीं की आँख बंद करके मार लीजिएगा, बाद में उनको फंसाइएगा। ये सब पगला काम यही करता था और कट्टर था, याद रखिएगा। ये तुर्क अमीर के प्रभाव को घटाने के लिए भी करता था ये बलबन। दोस्तों बीविया याद रखेगा किसके काल में हुआ था, तो आँख मूंद के याद रखेगा। अकबर है कहीं, देखे तो अकबर मानिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों के बीच में पुनः बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए कोर्सेज सीरीज लेके आया हूं और आप लोग का डिस्कवरी एकेडमी के चैनल में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी बिहार टीचर प्रारंभिक परीक्षा की बहाली के लिए 7वां चरण के लिए 7th फेज के लिए क्वेश्चन सीरीज आ रहा है और ये संभावित प्रश्न है। ये संभावित प्रश्नों का संकलन जो है SCERT और NCERT के आधार पर किया गया है। इसीलिए इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग मिडेवल इंडिया का स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी कड़ी में हम लोग आज प्रश्न शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बहुत ही मजेदार, मैं दावे के साथ करता हूं इतना प्रश्न का कलेक्शन करेंगे आप लोग, तो अवश्य यहां से आपके प्रश्नों की संख्या फंसने वाली है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के साथ ही इसका उत्तर भी देखेंगे, व्याख्या भी देखेंगे। काफी मजा आने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कितना मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति को अपनाने वाला शासक जो है, इसमें उत्तर देखिएगा। पहले मैं उत्तर बताया था, इसका उत्तर होगा B बलबन, बिहार वाला B बलबन। दोस्तों बलबन जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक गुलाम वंश का शासक था, याद रखिएगा। ये जो था गुलाम वंश का एक शासक था और ये नसरुद्दीन महमूद थे, उसी के बाद ये शासक बना। उसकी नसरुद्दीन महमूद का विवाह ये अपनी पुत्री से करवा देता है, उसके बाद ये राजगद्दी पे बैठ जाता है। ये बलबन एक कट्टर टाइप का शासक था और इसने खुद को नियामत खुदाई, जिल्ले इल्लाह आदि को भी प्रथा माना। ये खुद को ईश्वर माना था और जिल्ले इलाही कहा था, नियामत खुदाई कहा था। साथ ही साथ इसने तुर्क अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए, तुर्क अमीर अर्थात तो उस समय तुर्क अमीर कौन थे, ध्यान में मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो तुर्क अमीर वो थे जो वहाँ पे किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे। कब? दिल्ली सल्तनत में। अर्थात दिल्ली सल्तनत में तुर्कों के प्रभाव कम करने के लिए इसने अपने दरबार में एक प्रथा को शुरू किया जिसका नाम था सिजदा पैबोस। याद रखिएगा, अगर यह पूछे रक्त एवं लौह नीति कौन शुरू किया तो बलबन। साथ ही यह पूछ दे कि सिजदा पैबोस किसने शुरू किया तो बलबन। फिर यदि यह पूछ दे कि जिल्ले इलाही किसने शुरू किया तो इसने नहीं। फिर यह पूछेगा पारसियों लोगों का एक त्योहार नवरोज को किसने शुरू किया, तो याद रखिएगा नवरोज को इसने नहीं शुरू किया था। तो ये बलबन की विशेषता थी। अब हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश। याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो था ये भी गुलाम वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था और इसने मुद्रा का मौद्रीकरण किया था। दोस्तों याद रखिएगा, इसने मुद्रा का मौद्रीकरण किया था और इसके नाम का एक और रिकॉर्ड भी है दोस्तों। वो क्या? अगर यह सवाल पूछा जाए कि गुलाम वंश पर सबसे अधिक दिन तक शासन कौन किया, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने ही किया था। सबसे अधिक दिन शासन करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। और पूरे दिल्ली सल्तनत में कौन शासन किया, तो याद रखिएगा पूरे दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी सबसे लंबे दिन तक शासन किया था। याद रखिएगा, ये बलबन हो गया, इल्तुतमिश हो गया। अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत बड़ा शासक था। ये खिलजी वंश का था। ये किस वंश का था? ये खिलजी वंश का था।
और ये दोनों किस वंश का था? ये दोनों गुलाम वंश का था। तो दोस्तों याद रखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश से ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ये भी ध्यान में रखिएगा, वास्तविक सुल्तान यही था। फिर ये भी ध्यान में रखिएगा, इल्तुतमिश जो है सबसे अधिक दिन तक खिलजी वंश का ऐसा शासक था, खिलजी वंश का एक ऐसा शासक था जिसने सबसे अधिक दिन तक शासन किया था। मुद्रा का मौद्रीकरण किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। बलबन के बारे में बता ही चुका हूँ, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानिएगा। ये खिलजी वंश का राजा था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और इसने बिजारत नामक संस्था की स्थापना की थी। इसने दीवान मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की थी। और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह ऋण देने की भी प्रथा को शुरू किया था। याद रखिएगा, इसने ऋण देने की भी प्रथा को शुरू किया था। एंड फोर्थ याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने साम्राज्य में भूमि को माप कर भूमि का 1/2 हिस्सा टैक्स के रूप में लेता था। भूमि को पैमाइश करके, इससे पहले कोई राजा नहीं किया था, भूमि को पैमाइश करके माप करके यह टैक्स लेता था। कितना? 1/2। ये भी ध्यान में रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, इसने अपने चाचा आया और ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मारकर राजगद्दी को प्राप्त किया था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का राजा था। तुगलक वंश की स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक। कौन क्या था? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक संस्थापक थे। इसने भी बहुत दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक पूछे ना दोस्तों, आंख मूंद के मारिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी का राजा था ये मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पढ़ा लिखा शासक पूछ दे, मोहम्मद बिन तुगलक। पूछेगा दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये ध्यान रखेगा। तुगलक जो था इसने दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। कृषि के विकास के लिए बहुत काम किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, किसके विकास के लिए? कृषि के विकास के लिए इसने बहुत काम किया था। तो इस कड़ी में रखते हैं लॉग नीति में सारे ऑप्शंस को मैं बताया। इसका उत्तर रियल में क्या होगा? बलवन वाले में उत्तर क्या होगा? बलवन वाले में उत्तर हो जाएगा भैया, रखते हैं लॉग नीति में उत्तर क्या हो जाएगा? बलवन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। और एक से एक प्रश्न आएंगे दोस्तों, मजा आ जाएगा आप लोगों को। बिहार शिक्षा की परीक्षा देंगे, यहाँ से प्रश्न आपके फंसेंगे, ये दावा है मेरा, ये मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। और यह भी ध्यान रखेगा कि बिहार शिक्षक 7वां चरण की जो बहाली होगी, मध्यकालीन इतिहास से 5 से 7 प्रश्न होने की संभावनाएं हैं। हो सकते हैं, ये मेरा अनुमान है, संभावना ये नहीं कहता इतना ही रहेंगे, इतना अनुमान है। उसमें से एक प्रश्न यहाँ से फंस, तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न फंसेंगे आपको। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, पहले तो समझिए स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब 2 होता है, यानी स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का दोस्तों क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी किस काल में मिलेगा, यहां पर इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, इसके पीछे भी बताऊंगा आपको। जान दोस्तों आश्चर्य होगा कैसा हो सकता है, क्या बहुत मजा आएगा। देखिएगा, स्थानीय सत्ता मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब इस समय में क्या केंद्र के अलावा, राजा के अलावा सत्ता और कहीं थी? तो हाँ बिल्कुल सी, कहाँ? ग्रामों में थी, गांव में थी। गांव में जो चुनाव होता है वर्तमान में जब गांव में और नगर में चुनाव होता है, नगर निकाय का, जिसमें चेयरमैन बनते हैं और गांव में मुखिया बनते हैं, यह स्थानीय स्वशासन का ही परिणाम है। तो पूछा गया है मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य में व्यापक स्तर पर कहाँ के लिए प्रसिद्ध था? इसका उत्तर होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चोल होगा। अब हम आते हैं इसके पीछे, प्राचीन भारत में। याद रखिएगा दोस्तों, प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन के लक्षण सबसे पहले कहाँ मिलेंगे? तो याद रखिएगा मौर्य डायनेस्टी में आएगा, मौर्य काल में आएगा दोस्तों। कहाँ आएगा? मौर्य काल में आएगा। नेक्स्ट याद रखेंगे, लक्षण अगर पूछे, सूत्रपात अगर पूछे तो कहाँ मारिएगा? मौर्य काल। अगर पूछ दे व्यवस्थित कहाँ से हुआ, तो याद रखेंगे चोल काल। कहाँ से? चोल काल। अगर पूछे चोल काल के बाद दक्षिण भारत में कहाँ से मिलेगा, तो याद रखेंगे हम लोग कहाँ? संगम काल। कहाँ? संगम काल। तो ये व्याख्या था दोस्तों कि कहाँ से भारतीय समाज में व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, चोल काल में ग्राम व्यवस्था का बहुत बड़ी विशेषता थी। अगर प्रश्न ऐसे ही पूछ दे चोल काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो याद रखेंगे हम लोग स्थानीय स्वशासन। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। परचिनकारी या पिट्टाडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? इसको मैं डायरेक्ट पहले उत्तर देता हूं। इसका ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये तो होना ही नहीं है।
पिटाडोरा होता है कि दीवार के अंदर में दीवारों को खोद करके वहां पर महंगे महंगे रत्न को, आभूषणों को, सोने को, रत्न को, आभूषणों को जड़ने की कला। एग्जाम्पल ताजमहल। ताजमहल को जब देखेंगे तो वहाँ पर दीवारों में नक्काशी करके सोने को दबाया हुआ है। आप उसे उंगली से निकालने का प्रयास करेंगे वो नहीं निकलेगा। तो ये पिटाडोरा उसी की कला का एक अद्भुत नमूना है। याद रखिएगा, इसका लक्षण जो है मुगल काल से डेवलप हुआ था। ये किस काल से डेवलप हुआ? पिटाडोरा की कला मुगल काल से मुख्य रूप से डेवलप हुआ था। इसमें यही उत्तर हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें मैं सब के बारे में बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। देखिएगा क्या क्या है। पहले तो कारखाने वाला उत्तर देते हैं। इसका उत्तर होगा अकबर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अकबर होगा इसका आंसर। लेकिन क्या हुमायूं का क्या रोल था, जहांगीर का क्या रोल था और शाहजहां का क्या रोल था, मैं सब बताऊंगा दोस्तों। देखिए कितना मजा आएगा आपको। चित्रकारी के बारे में पूछा है, इसका उत्तर क्या निकल गया? अकबर। अकबर को चित्रकारी से बहुत लगाव था। लेकिन अगर पूछा जाए कि मुगल काल में सबसे पहले, मुगल सत्ता में सबसे पहले चित्रकला के लक्षण कहाँ से देखने को मिलते हैं, कहाँ से देखने को मिलते हैं, कौन किया है? तो याद रखिएगा हुमायूं। चित्रकला का प्रारंभ मुगल काल में कहाँ से मिलता है? हुमायूं के काल से। लेकिन कारखाना पूछ दे, अधिक डेवलपमेंट पूछे, अकबर। अगर लेकिन पूछेगा कि चित्रकला के काल का स्वर्ण युग, चित्रकला के काल का मुगल काल में स्वर्ण युग कौन सा है, तो हम लोग याद रखेंगे उसमें होगा जहांगीर। अगर स्वर्ण युग पूछे, गोल्डन एज पूछे थे किसका, चित्रकला का, स्वर्ण युग, तो उत्तर क्या मारिएगा? जहांगीर मारिएगा। अगर पूछेगा चित्रकला का शुरुआत कहाँ से होता है, तो याद रखें हम लोग कहाँ से? हुमायूं से। दोस्तों आप लोग का जा कैसा होगा, हुमायूं को ना बिहार का एक व्यक्ति अफगान था, शेरशाह, इसको दौरा के बहुत मारा था, बहुत दिन इसको भगा के रखा था, एकदम इतना ऐसा इसको पागल कर देते इसको। कभी भगा के आगरा पहुंचाता था मारते मारते, कभी भगा के करना चौथा का युद्ध इसको मारते मारते कहाँ पहुंचा दिया था? आगरा तक। एक निजाम था, नाव पार कराया, इसको भाग के उधर चला गया। उसके बाद फिर ये लड़ने के लिए आया, फिर इसको उठा के पटक दिया और इसको कहाँ तक लेके चला गया? इसको इस बार सिंध, भारत के बाहर खदेड़ के लेके चला गया। किसको? इसको। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसीलिए इसके काल में, लेकिन फिर भी चित्रकला का लक्षण यहाँ से मिलता है। और वो क्या मिलेगा? यहाँ से चित्रकला के लक्षण मिलते हैं। अगर कहा जाए कि मुगल काल में चित्रकला के शुरुआती लक्षण कहाँ से मिलते हैं, तो आंख मूंद के उत्तर मारिएगा, कहाँ से भैया? हुमायूं काल से। लेकिन पूछेगा चित्रकला का अधिक बनवाने की कला किस में डेवलप हुआ, तो अकबर। पूछेगा स्वर्ण युग, अधिक डेवलपमेंट एक अनेक प्रकार के, तो कौन थे? जहांगीर। जहांगीर कहता है कि मैं किसी भी चित्र को देखकर, इस पंक्ति को सुनिएगा, पूछता है ये पंक्ति किसकी है। पूछेगा कि मैं किसी भी चित्र को देखकर ये बता सकता हूं कि आंख किसने बनाया है, नाक किसने बनाया है, होठ किसने बनाया है। सोचिए कितना बड़ा चित्रकार का मर्मज्ञ होगा। अब आते हैं हम लोग शाहजहां। इसके काल में क्या हुआ था? इसके काल में चित्रकला में मिश्रण हो गया था। इसके काल में क्या हुआ था? चित्रकला में मिश्रण हो गया था दोस्तों। तो यही था हमारा, मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। उत्तर तो होगा अकबर। शुरुआत होगा यहाँ से, स्वर्ण युग यहाँ से, और इसके काल में चित्रकला में मिश्रण हो गया दोस्तों। याद रखिएगा। देखिए कितना मजा है आप लोगों को। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? युद्ध पूछा है, सभी के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इस युद्ध का आंसर, प्रश्न का उत्तर होगा कालीकोटा का युद्ध। दोस्तों यह युद्ध जो लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य के समय में लड़ा गया था। विजयनगर कब हुआ था उत्पन्न, याद रखिएगा। इस युद्ध के बारे में बताते हैं। इस युद्ध में एक पक्ष में था विजयनगर साम्राज्य। इस युद्ध में एक पक्ष में कौन था? विजयनगर। और दूसरे पक्ष में कौन था? अर्ध मुसलमान वर्ग। और कौन था? मुसलमान वर्ग। अब ध्यान रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। विजयनगर का शासन का, विजयनगर का उत्पन्न कब हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और यहाँ पर कई मुसलमान शासक इकट्ठा होकर ये लड़ गए थे। इसमें विजयनगर में क्या हुआ था कि इस युद्ध में सदाशिव राय थे और उसका मंत्री राम राय था। और राम राय को मार देता है ये लोग, और उसी समय में इस युद्ध में हार जाता है। ये युद्ध दो गांव के बीच में लड़ा गया था, इसीलिए इस युद्ध का नाम पड़ा। इस दो गांव का नाम क्या था? एक गांव का नाम था राक्षस और एक गांव का नाम था तगड़ी। एक गांव का नाम क्या था? तगड़ी। तो इसीलिए इस युद्ध का नाम पड़ा। अगर प्रश्न में ऑप्शन पूछे
कि 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया। ऑप्शंस में ये नहीं है और ये दे दे राक्षस तंगड़ी का युद्ध, राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तो आंख में उनके मारे सही हो जाएगा। पूछेगा तालीकोटा का युद्ध में किन दो गांव के बीच में, कहाँ पर दो प्लेस था, तो राक्षस एक गांव था, एक तगड़ी गांव था। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके बारे में बताया 1565 में हुआ था। और इसमें महामंत्री कौन था, राम राय, राम राय महामंत्री था। और सदाशिव राय जो था, सदाशिव जो था और व्यवस्था शासक था। और इसकी मृत्यु हो जाती है, इसको मार देता है राम राय को। तो इसीलिए जैसे मरता है तो और इसको बाद में कर्नाट वंश वाले इसको आते हैं अपदस्थ कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। यह युद्ध भारत के इतिहास में मुसलमान सत्ता और मुगल की सत्ता को स्थापना करने का बहुत बड़ा युद्ध था। याद रखिए बाबर, यह युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, बाबर और लोदी के बीच में। कौन लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ये 26 में हुआ था, 1526 ईस्वी में। प्रश्न पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ, 1526 ईस्वी में। पूछेगा ये युद्ध किसके बीच में हुआ, तो याद रखिए अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। प्रश्न पूछेगा खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो याद रखिएगा बाबर और राणा सांगा के बीच में। अब आते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था दोस्तों, इस युद्ध में बाबर जो है भयानक प्रदर्शन किया था, अपना तुगलनुमा पद्धति का प्रयोग किया था, है ना। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को तहस नहस कर दिया था। याद रखिएगा बाबर को भारत बुलाने वाला भी दो मुसलमान और एक हिंदू थे, जो आमंत्रण किया था हमारे यहाँ हमला करने के लिए। तो इसीलिए बाबर इसी युद्ध में जीतने के बाद जो है अपने नाम के बाद जो है गाजी का उपाधि लिया था। याद रखिएगा गाजी का उपाधि लिया था। और यहाँ के बाद उन्होंने जिहाद का भी नारा दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछे सबसे प्रथम बार कौन दिया जिहाद का नारा, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये खानवा का युद्ध में बाबर और राणा सांगा, और पानीपत का द्वितीय युद्ध में बाबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो ये सारा दोस्तों हम लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको बोलते हैं पीडीएस। अभी आप लोग के घर में राशन कार्ड है, बिल्कुल होगा, उससे में भी था पीडीएस, इसको बोलते थे इंग्लिश में पीडीएस। तो राशन कार्ड यानी पीडीएस करने का परंपरा कौन शुरू किया था, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। उधर में बताया था भी बेजारत विभाग का स्थापना किया इन्होंने, दीवान मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किया इन्होंने, आम लोगों को व्यापार करने के लिए ऋण देने की परंपरा को शुरुआत किया इन्होंने, भूमि को माप करके 1/2 हिस्सा उस पर टैक्स लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब काम किए। सिकंदर लोदी उसका शासक था और इसने एक माप को शुरू किया था जिसे गज सिकंदरी कहता था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा गज सिकंदरी कहता था। मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक वंश का था, है ना, और तुगलक वंश का था। इसने कृषि के विकास के लिए दीवान अमीर कोही की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है और क्या किया, और 5 परिवर्तन किए, हालांकि यह असफल हो गया था, वो असफल हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि जब ये मरा था तो कहते हैं कि सुल्तान को राजा से और राजा को सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से छुटकारा मिल गया था। ये क्या कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक से, ये फिरोज शाह तुगलक जो था मोहम्मद तुगलक के बाद था। याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक जो था बहुत अधिक नहर बनवाया था। इन्होंने अस्पताल का, दारुल सफ़ा का निर्माण कराया, इन्होंने दीवान बंदगाह का निर्माण करवाया, इन्होंने बहुत अधिक नहर बनवाए, इन्होंने अधिक फलों के बाग भी लगवाए। इसीलिए सब ध्यान रखना है, जितना मैं बोला उसको राइट डाउन करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसीलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूछ दे तो क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। और अगर पूछेगा निर्माण विभाग को स्थापना किया तो फिरोज शाह तुगलक। निर्माण विभाग अगर पूछे, निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का स्थापना कौन किया था मध्यकालीन भारत में, याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। और अगर पूछ दे पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौन शुरू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी ध्यान में रखिएगा। दीन इलाही की स्थापना किसने किया, याद रखिएगा इसका उत्तर होगा दोस्तों अकबर इसका स्थापना किया था। दीन इलाही, इसने इलाही संबत को भी चलाया था, इसने झरोखा दर्शन की परंपरा को शुरू किया था। बाबर
बाबर अपने भारत में जब आए तो इन्होंने अपनी आत्मकथा एक लिखी, तुजू के बाबरी या बाबरनामा, तुर्की भाषा में लिखा था, ये भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। जहांगीर जब भारत में आए थे तो उसे शासन की सत्ता के लिए, शासन की सत्ता में इसकी अहम भूमिका निभाई थी ये जहांगीर ने। और शाहजहां के बारे में एक प्रसिद्ध है आगरा का ताजमहल इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। आगे विस्तार से मैं बहुत सभी के बारे में बताऊंगा, लेकिन दीन इलाही के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिए कौन होगा, अकबर। कौन होगा, अकबर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य में प्रबंधन में सहायता करते थे? याद रखिएगा इसका उत्तर होगा शिवाजी। किसका होगा इसका उत्तर? शिवाजी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अष्टप्रधान, इसमें सबसे बड़ा कौन होता था? याद रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा होता था, इसमें सब पेशवा होता था। पेशवा सबसे बड़ा होता था, याद रखिएगा। अष्टप्रधान के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अष्टप्रधान है ना, अष्टप्रधान, याद रखिएगा इसको दोस्तों। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में? शीर्ष बिंदु पर, शीर्ष बिंदु लिख दे या स्वर्ण युग लिख दे, शीर्ष बिंदु लिखे या स्वर्ण युग लिखे दोस्तों, एक ही बात होगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर। मैं भी थोड़ी देर पहले बताया था मुगल काल की चित्रकला में सभी का रोल। अगर चित्रकला में पूछ दे कि स्वर्ण युग किसका था तो जहांगीर का। सबसे टॉप लेवल का पहुंचा, जहांगीर के समय में पहुंचा। जहांगीर के बारे में बता चुका हूँ पीछे भी। हुमायूं के बारे में चित्रकला शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और अकबर के बारे में कहा जाता है चित्रकला का कारखाना ही बनवा दिया था। और शाहजहां के काल में क्या हुआ था? इनके काल में चित्रकला के शैली में मिश्रण आ गया था। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? याद रखिएगा इसका उत्तर होगा बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। याद रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था में मनसब एक पद होता था जो सैनिकों को प्राप्त होता था, और सैनिक मजबूत हो सके और उच्च गुणवत्ता क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए सैनिकों की भर्ती की जा सके और यह रणनीतिपूर्ण तरीके से चले, इसीलिए मनसबदारी व्यवस्था की गई थी। बाकी इसका उत्तर राजस्व एकत्रित करना नहीं था, धार्मिक सद्भाव नहीं था, स्वच्छ प्रशासन नहीं था। इसका उत्तर क्या होगा? बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ध्यान रखेंगे इसको हम लोग। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था दोस्तों, अष्टप्रधान गठन शिवाजी ने किया था। जो पेशवा होते थे ना दोस्तों, वो अष्टप्रधान के सबसे पहले पद पर होते थे। और याद रखिएगा इसमें 8 होते थे। याद रखिएगा, अष्टप्रधान पूछे शिवाजी, अष्टदिग्गज पूछे तो राजा कृष्णदेव राय, अष्टप्रधान पूछे तो शिवाजी, अष्टदिग्गज पूछे तो विजयनगर काल में राजा कृष्णदेव राय के काल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, अशोक नहीं था, हर्षवर्धन नहीं था। इनका अपना अपना विशेषता है, लेकिन ये चीज शुरू करने वाले यही थे, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त जो थे किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। ये भी मौर्य वंश के। हर्षवर्धन वर्धन वंश के थे, गुप्तोत्तर काल के थे। तो इसीलिए कालखंड का ही अंतर है। ये कहाँ पर है? मध्यकाल में ही मैं बता रहा हूँ ये सब। तो अष्टप्रधान पूछ रहे तो इसमें 8 विभाग थे, जिसमें पेशवा था, सुमंत था, मंत्री, बहुत, इसमें 8 लोग थे। तो ये 8 पद थे जो काम होता था। इसमें कभी कभी पूछता है सुमंत के बारे में। सुमंत का काम क्या था? तो याद रखिएगा, विदेश विभाग को देखता था वो। किसको? विदेश विभाग को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया? अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला था फिरोज शाह तुगलक। इसका उत्तर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश कराया था, सबसे अधिक नहरों का व्यवस्था इसने कराया। इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था। मुद्रा का मौद्रीकरण क्या? ये इसने मुद्रा का मौद्रीकरण किया। पूरी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का पहला ऐसा राजा था जो राजगद्दी पर बैठा था। साथ ही साथ यह सबसे अधिक दिन तक गुलाम वंश का राजा था जो शासन किया था 25 वर्ष। फिर यह भी याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो है मुद्रा का मौद्रीकरण किया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बलबन, इसने जिले इलाही को लिया, इसने नियामत खुदाई, जिले इलाही रखते लौह की नीति को चलाया। इसने सिजदा पैबोस को शुरू किया। इसने नौरोज त्योहार को शुरू किया। नेक्स्ट सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी क्या किया? सिकंदर लोदी जो है एक माप को शुरू किया जिसे गज सिकंदरी कहा गया। प्रश्न पूछेगा कि जिस तरह दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पूछेगा लोदी वंश में उसके बाद पढ़ा लिखा कौन था? तो याद रखिए सिकंदर लोदी, याद रखिए। पूछेगा संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिन तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो यही था सिकंदर लोदी। अगर पूछेगा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का सबसे लंबा दिन तक शासन करने वाला कौन था? तो इल्तुतमिश। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? आंख मंद से मारिएगा, पुर्तगाली। हमारे भारत में विदेशी यूरोपीय लोग आए,
हमारे भारत में यूरोपियन लोग आए ना जी, बिल्कुल आए। तो इसका क्रम आप लोग भूल जाते होंगे बार बार, तो याद रखिएगा इसका क्रम आज के बाद नहीं भूलिएगा। मोबाइल में PDF डाउनलोड करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? PDF याद रखिएगा, PDF। देखिए यहाँ खाली है कुछ, तो P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, F फॉर फ्रांस, ये सबसे लास्ट में आया था। तो D और F के बीच में मेरा नाम लेंगे, क्या लगा दीजिएगा? E लगा दीजिएगा, E फॉर इंग्लैंड या अंग्रेज, ठीक है नहीं? तो हमारे भारत में पहले कौन आया? पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांसिस। तो पूछा है समुद्री डकैत में उंगली का उपयोग कौन किया था? तो यही किया था, पुर्तगाली लोग किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, डच नहीं किया था, फ्रांसिस नहीं किया था, अंग्रेज भी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 14 नंबर। किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? याद रखिएगा, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन किए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अजमेर में इनका दरगाह है। कहाँ इनका दरगाह है दोस्तों? अजमेर में इनका दरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपने बाद इन्होंने बाबा फरीद को सौंप दिया था, अर्थात बाबा फरीद इनके चेला थे, यह ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। शेख बहाउद्दीन जकारिया और ख्वाजा बाकी बिल्लाह चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय के बारे में पूछा जाएगा हमेशा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है इनकी स्थित। याद रखिएगा, आज इसके चिश्ती सिलसिला के, चिश्ती संप्रदाय के एक बहुत बड़े और फकीर रहे हैं, संत रहे हैं, जिसका नाम है निजामुद्दीन औलिया। उनका दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से कौन जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में पहले मैं बोला था, अष्टप्रधान में कौन आते थे? तो सुमंत के बारे में बोला था, सुमंत का काम क्या था? तो विदेश विभाग। विदेश विभाग को कौन देखता था? सुमंत। ये शिवाजी के शासन काल में शासन तंत्र, यानी इसका नाम क्या था? अष्टप्रधान। क्या नाम था भैया? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में अष्टप्रधान के ही थे ये, सुमंत। सुमंत अष्टप्रधान के ही थे, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किस ग्रंथ में हुआ है? पुस्तक का नाम पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भी याद रखिएगा। जितने भी लोग बीपीएससी दीजिएगा, बिहार दरोगा दीजिएगा, बिहार टीचर दीजिएगा, जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, बिहार का प्रश्न है, पूछने की संभावना बहुत अधिक बनती है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमला किया था और उसी समय इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला भी दिया था, 6 माह तक आग लगा रहा गया था। और यह किस किताब से जानकारी मिलता है और लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इस पुस्तक का नाम है तबकात-ए-नासरी। तबकात-ए-नासरी। दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाज-उस-सिराज। कौन है इसके लेखक? मिनहाज-उस-सिराज। मैं फिर से बोल देता हूं या लिख ही देता हूं, मिनहाज-उस-सिराज। दोस्तों अब देखिए, 3 किताब और है, सब बारे में बता देता हूं। तारीख-ए-हिंद, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, अबुल फजल। ताज-उल-मासीर, इसके लेखक कौन है? हसन निजामी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तारीख-ए-मुबारक शाही, इसे कौन है? याह्या बिन अहमद सिरहिंदी। याद रखिएगा, याह्या बिन अहमद सिरहिंदी। लेकिन आंसर क्या होगा? बिहार पर आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? तबकात-ए-नासरी से। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, मिनहाज-उस-सिराज इसको लिखे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई के आधार पर राजस्व के रूप में दावा किया था? आंख मूंद के मारिएगा उत्तर, बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अलाउद्दीन खिलजी 1/2 भूमि को पहले मापा और उस पर टैक्स लगाया, कितना? उपज का 1/2। बिल्कुल याद रखेगा। इल्तुतमिश मुद्रा का मौद्रीकरण किया। बलवन क्या किया? तुर्क अमीरों को दबाने के लिए सिजदा पैबोस प्रथा चलाया। दरबार में नौरोज त्योहार को चलवाया। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि का विकास किया था और इल्तुतमिश मुद्रा का मौद्रीकरण किया था। ये सब ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18, शेख बहाबुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? याद रखिएगा, इसका उत्तर डायरेक्ट होगा ए सुहरावर्दी के। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चिश्ती के बारे में बता दिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया, है ना। फिर दोस्त संप्रदाय इसके ही पार्ट से टूटकर बने थे, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। लेकिन ऋषि संप्रदाय का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे हम लोग। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250, 500 की इकाई में विभाजित किया था? हालांकि यह प्रश्न जो है काफी विवादित रहा है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर जो है शेर शाह को ध्यान में रखिएगा। शेर शाह को ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा, ये अफगानी थे और बिहार के रहने वाले थे। इनका मकबरा सासाराम में है, बिहार के सासाराम में। इन्होंने जब बंगाल को लूटा था तो इन्होंने बंगाल के शासक गौड़ वंशी शासक को लूट करके वहां के खजाने को रोहतास के किले में जाके छिपा देता। हुमायूं को ये दौरा के मारा था बहुत दिन तक, 2 बार भागा दिया था बाहर से बाहर।
यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों का 40 साल तक काम किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका उत्तर। आंख मूंद के मारिए, क्या मारिएगा? विलियम पेज। देखिए मैं बार बोल रहा हूँ आंख मूंद के। आंख मूंद का मतलब क्या होता है? इन्हें क्या आंख बंद करके मारना है? मतलब इतना सरल है, सहज है कि आसानी से आप मार सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, इन्हीं की आंख बंद करके मार लीजिएगा, बाद में उनको फंसाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसके कहते हैं? किसको कहा गया है? तो एक व्यक्ति है जैनुल आबदीन। देखिए इसमें कहीं है बिल्कुल होगा, जैनुल आबदीन इसमें है। ये जैनुल आबदीन याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी में इनके नाम से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 12वीं सदी में कागज का उपयोग किया करवाए थे सबसे पहले। कागज जिस पर हम लोग लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्तान शमसुद्दीन शाह नहीं होगा, ये नहीं होगा। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। प्रश्न पूछेगा इसके बारे में, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष यानी साक्ष्य खुदाई से कहाँ मिला है? आंख मूंद के मारिए, क्या? हम्पी यानी कर्नाटक। हम्पी में मारेंगे। अभी ये नहीं होगा। क्या होगा? हम्पी यानी कर्नाटक में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत को समान प्रतिपादित किया था? मैं थोड़ी देर पहले बोला था, बलबन जो है खुद को नियामत खुदाई जिल्ले इलाही अर्थात खुदा का नियामत मानता था, खुद को जिल्ले इलाह धरती का ईश्वर मानता था, जिल्ले इलाही बोलता था। तो कौन होगा इसमें? बलबन। देखिए तो बलबन है कहीं? बिल्कुल होगा। ये सब पगला काम यही करता था और कट्टर था, याद रखिएगा। ये तुर्क अमीर के प्रभाव को घटाने के लिए भी करता था ये बलबन, है ना। ये दिन में तलवार निकल जाता था, जब सूर्य निकलता था तब, ताकि तलवार चमके और पीछे सैनिकों को रखता था तो उसका आभा मंडल हमारे पीछे पड़े, तो ताकि विद्रोही लोग डर जाए, इसलिए खुद को जिल्ले इलाही कहा था। ऐसे करके चलता था ये, है ना। ये ध्यान में रखिएगा इसका उत्तर। बाकी ऐबक सलाउद्दीन तो बहुत बार बोल चुका हूँ मैं पीछे के वीडियो में। इसी वीडियो में पीछे बोला हूँ, भारत में देखिए कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? याद रखिएगा उसका उत्तर। अभी थोड़ी देर में पहले बोला हूँ 12वीं सदी में हुआ था, जैनुल आबदीन के काल में। कहाँ से पता चलता है? राजतरंगिणी से पता चलता है। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कलहन। याद रखिएगा कौन है? कलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किससे दरबार में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीवीआई है। पूछ रहा है कौन? ये नहीं होगा, ये होगा उत्तर। ये नहीं होगा। शाहजहां अकबर के काल में हुआ था। अबुल फजल जो है, जब याद रखिएगा यहाँ पर एक बहुत अच्छी पंक्ति है अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल कहते हैं कि जब इसके काल में यूरोपीय लोग चित्रकारी लेकर आए थे, तो जब वो चित्रकला को देखे तो काफी प्रशंसा किए थे। तो प्रश्न पूछा गया है कि अकबर के काल में जब यूरोपीय चित्रकला लेके आए थे तो प्रशंसा कौन किया था? तो अबुल फजल ने प्रशंसा किए थे। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। बाकी चित्रकारी के बारे में बता दिया हूँ कि चित्रकला की शुरुआत का लक्षण कहाँ से मिलेगा? हुमायूं से। और अकबर के काल में चित्रकला का कारखाना स्थापित हुआ, यही बताया हूँ। जहांगीर के काल में स्वर्ण युग था और शाहजहां के काल में मिश्रण हुआ था चित्रकला का। नेक्स्ट ध्यान में रखेंगे 26वां प्रश्न कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीवीआई याद रखेगा। किसके काल में हुआ था? तो आंख मूंद के याद रखेगा। अकबर है कहीं? देखे तो अकबर मानिएगा कब? 31 दिसंबर 1600। किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर, 31 दिसंबर 1600। बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब तो 1707 में मर गया था। ये ढकलवा क्या करेगा? कुछ नहीं आता था इसको, है ना। जहांगीर भी नहीं, हुमायूं भी नहीं, ठीक है ना। हुमायूं को तो भगा के मारा था। देखिएगा दोस्तों, दीवाने अर्ज विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? याद रखिएगा सैनिक विभाग से है। यह देखिए सैनिक मतलब रक्षा, इसका उत्तर क्या होगा? रक्षा विभाग से। शाही पत्राचार नहीं होगा, विदेश विभाग नहीं होगा, वित्त विभाग नहीं होगा। अगर पूछेगा वित्त विभाग के बारे में सबसे बड़ी व्यवस्था किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये ध्यान में रखिएगा। और विदेश विभाग और शाही पत्राचार का अलग अलग डिपार्टमेंट था, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन दीवाने अर्ज यह एक सैनिक विभाग था। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा रक्षा विभाग से। इसका उत्तर क्या होगा? रक्षा विभाग से। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28, जसवंत और दशावन, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये कलाकार हैं, चित्रकार हैं, किसके काल के? अकबर के काल के। वही पूछा है क्या होगा? प्रसिद्ध चित्रकला मुगल सम्राट के दरबार में किसके काल में थे? याद रखिएगा इसका उत्तर होगा ए अकबर। किसके काल में होगा? ए अकबर, है ना। ये ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल हम लोग पूरा ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन शाह। याद रखिए इसको हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। किसके नाम से? हसन गंगू। साथ में याद रखिए इसको जफर खां के भी नाम से जाना जाता है।
हाँ, जफर खां के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और दोस्तों लास्ट प्रश्न है आज का। देखते हैं 30वां प्रश्न क्या है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? पहले तो ये जान लीजिए, जितने यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यात्री, ये विजयनगर शासन के काल में आए थे। किसे काल में? विजयनगर शासन के काल में आए थे। याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में आए थे? इसका उत्तर पहले जान लेते हैं, फिर मैं व्याख्या दिखाऊंगा आपको। वो अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासन काल में आए थे। किसके शासन काल में? देवराय द्वितीय के शासन काल में आए थे। अब देखते हैं देवराय प्रथम इसे काल में कौन आया था? तो निकोलो कॉन्टी आए थे। निकोलो कॉन्टी आए थे। कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आए थे? तो दो व्यक्ति आए थे विदेश के, बारबोसा और डोमिंगो पायस। बारबोसा और डोमिंगो पायस। और कृष्ण राय तो ऐसे ही दे दिया है, ये मलभुजा था, उसने था ये। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों इसी तरह कैसा लगा ये हमारा वीडियो को देखिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह आपके प्यार और आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। आपके लिए ढेर सारा हम लोग अच्छे कंटेंट पर काम कर रहे हैं, वो सभी समय के साथ आपके सामने में रिवील होगा, आएगा और आप आश्चर्यचकित होंगे। वो निश्चित होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, चाहे वो हिस्ट्री का लेक्चर हो, पॉलिटिकल लेक्चर हो, क्वेश्चन सेशन हो या अन्य कोई चीज़ हो। कल जितने भी लोग परीक्षा दे रहे हैं, कल बिहार एक्साइज दरोगा की परीक्षा है दोस्तों, उन तमाम छात्र एवं छात्राओं को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और कल उसका क्वेश्चन आंसर भी मैं तुरंत रिवील करूंगा। कल उसका फर्स्ट सिटिंग में ही पूरे बिहार में एग्जाम है, एक्साइज दरोगा का परीक्षा है। जितने भी छात्र छात्राएं दे रहे हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, पूरा देख के पढ़ें, आसानी से दें। और साथ ही साथ आप लोग का उत्तर मैं कल जैसे एग्जाम खत्म होने के 1 घंटे के बाद मैं उत्तर जो है लाने का प्रयास करूंगा। और आप लोग प्रश्न को अपना स्कोर मिलाकर कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग तब तक मिलते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।